हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर सरल रेखा में गति। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चाल क्या है, चाल के कितने प्रकार है, एक समान चाल, परिवर्ती चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल। आज हम बात करेंगे वेग की कि वेग क्या है। तो हमने कहा था चाल अदिश राशि है। चाल किस पर निर्भर करती है? चाल पथ पर निर्भर करती है, यानी हम कह सकते हैं चाल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर करती है। या चाल की परिभाषा हमने लिखी थी कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। तो हम बात करते हैं वेग की। तो वेग है हमारी सदिश राशि, यानी वेग सदिश राशि है, मतलब वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा की जानकारी भी आवश्यक है। तो हम वेग के डेफिनेशन को लिख सकते हैं, निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी। निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो वेग क्या है? हम कह सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में एकांक समय में जो दूरी तय की गई है उसको वेग कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि विस्थापन एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? उसकी वेग कहलाता है, वस्तु का वेग कहलाता है। यानी दिशा सहित जो दूरी लेते हैं उसको तो क्या कहते हैं? विस्थापन। यानी ऐसी दूरी जिसमें हमें दिशा का ज्ञान है तो उसको क्या कहेंगे? हम विस्थापन कहेंगे। तो हम वेग की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वेग की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर। समय के सापेक्ष या समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। हमने कहा दिशा सहित दूरी तो विस्थापन होता है, और दिशा सहित जो चाल होगी वो क्या होगा? वेग। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में कि दिशा सहित जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी? वेग। ठीक है। तो वेग की क्या परिभाषा हुई कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यानी हम वेग को लिख सकते हैं कि वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और यदि हम वेग को v से डिनोट करें तो एरो लगा देंगे, क्योंकि वेग सदिश राशि है तो विस्थापन भी सदिश राशि है बटे समय। या हम विस्थापन में परिवर्तन भी लिख सकते हैं, तो विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये हो गई हमारे वेग की परिभाषा। अब वेग के मात्रक की बात करें तो वेग का MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो MKS पद्धति में वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो हम लिख सकते हैं MKS पद्धति में मात्रक वेग का होगा मीटर प्रति सेकंड, और CGS पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और विमीय सूत्र की बात करें तो वेग का विमीय सूत्र होगा m0 L1 t-1, मीटर प्रति सेकंड से m0 L1 t-1। तो ये हो गया वेग का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं वेग के प्रकार। तो वेग के भी प्रकार वही चाल के समान है, एक समान वेग, परिवर्ती वेग, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। तो एक बार हम वेग के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं वेग के प्रकार। तो पहला जो प्रकार था हमारा वो था एक समान वेग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेग कैसा है? एक समान। नहीं, हम कहें कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय कर रही है तो उसका वेग क्या होगा? एक समान। तो इसको लिख सकते हैं, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में
समान विस्थापन तय करती है। वेग है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा विस्थापन। समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। समान समय में समान विस्थापन तो एक समान वेग। अब हम बात करते हैं असमान वेग या परिवर्ती वेग की। तो परिवर्ती वेग क्या होगा? यदि गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे, या हम इसको कह सकते हैं कि यदि उसका वेग परिवर्तित हो जाए, तो इसको कह दे सकते हैं यदि गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में यदि गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में असमान विस्थापन तय करे, असमान विस्थापन तय करे, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? तो उसका वेग परिवर्ती वेग कहलाएगा, परिवर्ती वेग कहलाता है। अब वेग में परिवर्तन दो कारणों से होगा, या एक तो वेग का परिमाण बदले या वेग की दिशा बदले। तो हम लिख सकते हैं वेग दो कारणों से परिवर्तित होता है, दो कारणों से परिवर्तित होता है। एक तो वेग की परिमाण बदलने पर, वेग का परिमाण बदलने पर, और दूसरा वेग की दिशा बदलने पर। यानी वेग दो प्रकार से परिवर्तित होगा, या तो परिमाण बदल दो या दिशा बदल दो। अब तीसरा आता है हमारा औसत वेग। तो औसत वेग किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग मतलब कुल विस्थापन परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल। किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग कुल विस्थापन परिवर्तन तथा कुल समय अंतराल का अनुपात होता है, कुल समय अंतराल का अनुपात होता है। तो औसत वेग को हम लिख सकते हैं औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। अगर औसत वेग को v एवरेज से डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एस कुल विस्थापन परिवर्तन बटा कुल समय। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा औसत वेग का फॉर्मूला। अब है हमारा नेक्स्ट ताक्षणिक वेग। जैसा कि नाम से पता है, किसी क्षण वस्तु का वेग क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग। तो ये कब होगा? जब वस्तु का एक समान वेग है। तो ताक्षणिक वेग और एक समान वेग दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि वस्तु का हर समय वेग समान है। तो ताक्षणिक वेग और एक समान वेग दोनों बराबर होंगे, यानी ताक्षणिक वेग और औसत वेग भी बराबर होंगे। लेकिन यदि वस्तु का परिवर्तित वेग है, कभी वस्तु तेज गति से, यानी कभी वस्तु का वेग ऋणात्मक है, कभी धनात्मक है, कभी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, कभी वस्तु का वेग घट रहा है, कभी
तो हम उस कंडीशन के अंदर देखेंगे कि हम किसी विशेष क्षण पर उसका वेग मापते हैं, तो उसका वेग क्या कहलाएगा? उसका वेग कहलाएगा ताक्षणिक वेग। तो इसको परिभाषित करते हैं कि किसी क्षण विशेष पर किसी गतिमान वस्तु का क्षण विशेष पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु का वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग के लिए मैंने बताया था चाल में भी कि समय अंतराल को हम अत्यंत छोटा मानते हैं। तो हम ताक्षणिक वेग को लिख सकते हैं, ताक्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी, और इसको हम अवकलन के रूप में लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ताक्षणिक वेग v बराबर डी एस अपॉन डी टी। यानी हम कह सकते हैं कि ताक्षणिक वेग को कैसे निकाला जाएगा? विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो हमारा ताक्षणिक वेग निकल कर आ जाएगा। अगर वेग एक समान है तो औसत वेग और ताक्षणिक वेग दोनों क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ताक्षणिक वेग क्या होता है? किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु का वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाएगा। तो हम एक समान वेग से वस्तु गतिशील है तो उसका औसत वेग और ताक्षणिक वेग का मान समान होगा, और यदि हमारी वस्तु परिवर्ती वेग से गतिशील है तो उसका ताक्षणिक वेग हर समय परिवर्तित हो सकता है। तो किसी क्षण विशेष पर हम उसका वेग निकालेंगे, वो उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। अब हम बात करते हैं आगे ग्राफ की। ठीक है, कि जैसे हमें ग्राफ की सहायता से हम कैसे देख पाएंगे कि वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि हम स्थिति और समय का ग्राफ बनाएं। तो अगर हम स्थिति और समय ग्राफ बनाएं तो हम कह सकते हैं कि स्थिति समय ग्राफ किसको दर्शाते हैं? स्थिति समय ग्राफ उस वस्तु के वेग को दर्शाते हैं। स्थिति समय ग्राफ हम देखते हैं। तो पहले ये ग्राफ बनाया हमने स्थिति और समय के बीच में। स्थिति को x से रिप्रेजेंट किया और समय को t से रिप्रेजेंट किया। ये मूल बिंदु 0। तो हम देखेंगे कि यदि हमारा वेग समान है तो वस्तु का ग्राफ किस प्रकार होगा? तो हम देखेंगे कि यदि वेग समान है तो वस्तु का ग्राफ किस प्रकार होगा? यदि वेग धनात्मक है तो वस्तु का वेग कैसा होगा? यदि वेग ऋणात्मक है तो वस्तु का वेग कैसा होगा? तो सबसे पहले हम स्थिति समय ग्राफ में एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे कि ये ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। समय के सापेक्ष क्या देखा? वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु कैसी है? विराम अवस्था में। तो वस्तु विराम अवस्था में है तो क्या कह सकते हैं कि वस्तु का वेग कैसा है? शून्य है। तो हम कहेंगे ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन है विराम अवस्था की। वस्तु कैसी है? वस्तु विराम अवस्था में। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि वस्तु का जो वेग क्या कहलाता है? वस्तु का वेग कहलाता है विस्थापन में परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, और हम यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वस्तु कैसी है? वस्तु हमारी विराम अवस्था में। अब हम बात करेंगे कि वस्तु धनात्मक वेग से गतिमान है या ऋणात्मक वेग से गतिमान है। ये स्थिति और ये समय के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि वस्तु कौन से वेग से गतिमान है। यदि धनात्मक वेग से गतिमान होगी और ऋणात्मक वेग से गतिमान, तो कैसे? धनात्मक वेग मतलब समय के साथ में स्थिति के अंदर
परिवर्तन धनात्मक हो रहा है। यानी समय के साथ में यदि वस्तु धनात्मक रूप से विस्थापित हो रही है तो धनात्मक वेग, और यदि ऋणात्मक रूप से विस्थापित हो रही है या उसका वेग कम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक वेग कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने स्थिति और समय के बीच में ऐसा ग्राफ देखा कि विस्थापन शून्य है, विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये औसत वेग 0, यानी हम कह सकते हैं वस्तु कैसी है, वस्तु हमारी विराम अवस्था में। फिर हमने ये देखा कि इस प्रकार का ग्राफ बना, यानी वस्तु का वेग वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, यानी यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ वेग कैसे हैं, यहाँ वेग धनात्मक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं धनात्मक वेग। और यदि वस्तु का वेग, यदि वस्तु स्थिति और समय के बीच में ग्राफ इस प्रकार हो तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा हो जाएगा, ये दर्शाएगा ऋणात्मक वेग को, कि वेग के मान में क्या आ रही है, वेग के मान में कमी आ रही है, तो ये दर्शाएगा ऋणात्मक वेग को दर्शाए। तो स्थिति और समय का ग्राफ है उस वस्तु के लिए जो पहली वस्तु विराम अवस्था में है तो ग्राफ ए, यदि वस्तु धनात्मक वेग से गतिमान है तो बी, और यदि वस्तु ऋणात्मक वेग से गतिमान है तो सी। तो हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन का जो परिमाण होता है तो वास्तविक पथ लंबाई से अलग होता है। ये किस पर निर्भर करता है, ये वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो विस्थापन के लिए अपन जो ग्राफ खींचेंगे, विस्थापन और समय के ग्राफ को, तो वो तो दर्शाएगा हमारे वेग को, ठीक है। और यदि हम दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो दर्शाएगा चाल को, क्योंकि हमने कहा था दूरी पथ लंबाई होती है और विस्थापन प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा वेग है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि यदि वस्तु परिवर्ती वेग से गतिशील है तो उसका कैसा ग्राफ बनेगा। ये हमारी स्थिति और ये समय, ये विस्थापन भी कह सकते हैं इसको, मीटर में, समय होता है सेकंड में। तो हमने देखा कोई भी ग्राफ बना लिया इस तरह से, तो इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन समय के साथ समान रूप से नहीं है। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये कैसा वेग है, परिवर्ती वेग है। तो यदि हमें परिवर्ती वेग के लिए औसत ज्ञात करना है तो कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल की सहायता से हम औसत वेग ज्ञात करेंगे। और यदि हमें ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है तो हम जैसे कैसे कह सकते हैं, ये हमारा ग्राफ है, तो ये ग्राफ के लिए जैसे ये 2, 4, 6, इस तरह से यदि हमसे कहा जाए कि t बराबर 8 सेकंड पर हमें वस्तु का वेग ज्ञात करना है, तो जो 8 सेकंड पर जो वेग आएगा वो वस्तु का ताक्षणिक वेग कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 कैसे निकालेंगे उस समय कि 8वें सेकंड पे वस्तु में कितना विस्थापन हो रहा है, यहाँ जो विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर हमें वस्तु का ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है तो हम उस ग्राफ पर क्या खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा। तो जैसे 8 सेकंड पे तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आएगी वो उस वस्तु का ताक्षणिक वेग कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफीय विधि की सहायता से भी हम वस्तु का ताक्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं और अवकलन विधि की सहायता से भी हम वस्तु का ताक्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये जब वस्तु का कैसा वेग है, परिवर्ती वेग, तो यहाँ लिख सकते हैं परिवर्ती वेग। तो इस परिवर्ती वेग की कंडीशन में हम इसकी औसत वेग भी ज्ञात कर सकते हैं और इसका ताक्षणिक वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। औसत वेग तो कुल समय अंतराल
तो कुल विस्थापन ज्ञात करेंगे तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन में परिवर्तन बटा कुल समयांतराल। और ताक्षणिक वेग ज्ञात करेंगे तो ग्राफ के जिस बिंदु पर हमें ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है उस बिंदु पर हम उसकी प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, तो वो कहलाएगा उसका ताक्षणिक वेग। अब हम बात करते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो हम त्वरण को परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ में जो वेग में परिवर्तन होगा उसकी दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वेग अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकता है। तो वस्तु की गति कैसी होगी, असमान गति होगी। हमने देखा कि समय बढ़ रहा है, उसके साथ अगर वेग बढ़ता है तो गति कैसी कहलाती है, गति हम कहते हैं त्वरित गति, क्योंकि गति में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यदि वेग का मान कम हो जाता है तो उसको कहते हैं हम कि गति में मंदन हो रहा है, यानी वस्तु की गति कैसी हो गई, अवमंदित गति हो गई। तो हम कहेंगे त्वरण की डेफिनेशन क्या है, तो त्वरण की डेफिनेशन का लिखेंगे कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर त्वरण को हम a से प्रदर्शित करें तो त्वरण हमको लिख सकते हैं त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो त्वरण भी सदिश राशि है तो हम लिख सकते हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो त्वरण का क्या सूत्र हो गया, त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। ये हो गया हमारे एक समान त्वरण के लिए। अब त्वरण की बात करते हैं एमकेएस पद्धति में मात्रक। तो त्वरण का एमकेएस पद्धति में मात्रक हो गया, एमकेएस पद्धति में मात्रक, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि है, तो हम लिख सकते हैं त्वरण की, पहले त्वरण की विमा निकाल लेते हैं। तो त्वरण की विमा, तो विमा हो जाएगी m0 L1 T-2। तो ये हो गई हमारी त्वरण की विमा। अब हम बात करते हैं त्वरण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कौन सी होती है, इसकी दिशा वो होगी जो कि हमारे वेग परिवर्तन की दिशा होगी। एक त्वरण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में होती है, वेग परिवर्तन की दिशा में होती है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो त्वरण क्या होगा। तो हम बात करते हैं, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v, और ये अंतिम वेग और कुल समय अंतराल कितना हो गया t। यानी हमने कहा माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका वेग v। तो हमने कहा प्रारंभिक वेग तो क्या हुआ u और t समय के बाद उसका वेग कितना हो गया v, यानी हम कह सकते हैं अंतिम वेग कितना हो गया v। तो त्वरण कितना हो जाता है, तो त्वरण हो जाएगा वेग में परिवर्तन, यानी हम लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग।
और समयांतराल कितना है t, तो हम लिख सकते हैं त्वरण a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो इसको हम कह सकते हैं a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब मात्रक हमने निकाल लिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विमा हमें निकालनी m0 L1 t-2। और अब हम कह सकते हैं कि वेग का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये कैसे कि यदि वेग एक समान है, यदि वेग एक समान है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, वेग एक समान है, तो a बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। यदि वेग समय के साथ बढ़ रहा है, यदि वेग समय के साथ, यदि वेग में समय के साथ वृद्धि है, तो यदि वेग में समय के साथ वृद्धि है तो a कैसा हो जाएगा, धनात्मक। और यदि वेग में समय के साथ कमी है, समय के साथ कमी हो रही है तो a क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी हम कहेंगे त्वरण शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि वेग एक समान है यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो त्वरण शून्य हो जाएगा। और यदि वेग में समय के साथ वृद्धि हो रही है तो a कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यदि वेग में समय के साथ कमी हो रही है तो त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और इस ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, इस ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदन। ठीक है। तो मंदन का मतलब भी है कि त्वरण कैसा है, ऋणात्मक है, यानी वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब हम बात करते हैं त्वरण के प्रकारों की। त्वरण के प्रकार से मतलब है कि जैसे हमने अभी चाल और वेग के प्रकार पढ़े थे, एक समान त्वरण, औसत त्वरण, परिवर्ती त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। तो हम बात करते हैं त्वरण के प्रकार। तो पहला है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण से आशय है कि वेग में एक समान रूप से परिवर्तन हो रहा है, वेग में एक समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो इसकी लिख सकते हैं हम, यदि समान समय अंतरालों में, यदि समान समय अंतरालों में गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन समान है, वेग परिवर्तन समान है, तो वस्तु का त्वरण कैसा होगा, एक समान त्वरण होगा। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु की गति समान रूप से त्वरित गति होगी। ठीक है। तो यदि समान समय अंतरालों में गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन समान है तो वस्तु एक समान रूप से त्वरण से गति करेगा। परिवर्ती त्वरण, इसको पूरा लिखना चाहें तो परिवर्तन समान है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं परिवर्ती त्वरण। यदि समान समय अंतरालों में गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो, तो इसको लिख सकते हैं, यदि समान समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में गतिमान वस्तु का, गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान है तो वस्तु का त्वरण परिवर्ती त्वरण कहलाता है।
फिर आते हैं औसत त्वरण पर। औसत त्वरण, औसत त्वरण कब निकालेंगे? जब वस्तु परिवर्ती त्वरण से गतिशील है। तो यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो औसत त्वरण, ताक्षणिक त्वरण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यदि वस्तु परिवर्ती त्वरण से गतिशील है तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन एवं समयांतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन, कुल परिवर्तन एवं समयांतराल के अनुपात को, तो हम लिख सकते हैं औसत त्वरण बराबर कुल वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। और यदि औसत त्वरण को हम ए एवरेज से डिनोट करें तो त्वरण सदिश राशि है, कुल वेग में परिवर्तन और कुल समयांतराल, तो ये हो गया हमारा औसत त्वरण। अब बात करते हैं हम ताक्षणिक त्वरण की। अब ये औसत कुल वेग परिवर्तन से मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि यदि समय t1 पर, यदि t1 समय पर वेग हो गया हमारा v1, t2 समय पर वेग हो गया v2, तो त्वरण कैसे निकालेंगे? औसत त्वरण निकालेंगे हम v2 माइनस v1, तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन और ये हो गया कुल समय अंतराल। तो इस प्रकार हम इसको डेल्टा v और इसको डेल्टा t, तो इस प्रकार हम औसत त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं ताक्षणिक त्वरण की। ताक्षणिक त्वरण किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर वस्तु का त्वरण। तो डेफिनेशन, किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर वस्तु का त्वरण ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। इसमें समय अंतराल हम डेल्टा t टेंस टू 0 लेते हैं। तो ताक्षणिक त्वरण को लिख सकते हैं, ताक्षणिक त्वरण a बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt। तो ताक्षणिक त्वरण का फॉर्मूला बनता है a बराबर dv अपॉन dt, यानी हम कह सकते हैं यदि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो हम ताक्षणिक त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था ताक्षणिक जो वेग होता है वो क्या होता है? ds अपॉन dt पढ़ा था हमने। अगर हम यहाँ मान रखें तो a बराबर d, v का मान रख दिया हमने ds अपॉन dt, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a d2s अपॉन dt स्क्वायर। यानी हम त्वरण को ज्ञात करने के लिए, ताक्षणिक त्वरण को ज्ञात करने के लिए या तो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं या विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वस्तु का तात्कालिक त्वरण या ताक्षणिक त्वरण वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करके ज्ञात किया जा सकता है या विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन करके ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि त्वरण धनात्मक है, त्वरण ऋणात्मक है या त्वरण शून्य है, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हम स्थिति और समय के ग्राफ की बात करते हैं। तो स्थिति और समय के ग्राफ की बात करें तो हम बात करते हैं कि यदि ये स्थिति और ये समय का ग्राफ, यदि इस प्रकार से हमारा कण गतिशील है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कैसा है इस समय हमारा स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन समान रूप से हो रहा है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं वेग कैसा है, नियत वेग है। ये स्थिति एक के अंदर कह सकते हैं हम वेग कैसा है, नियत वेग है। वेग नियत है और वेग कैसा है, धनात्मक वेग है। नियत वेग है और कैसा वेग है, धनात्मक वेग है। यानी हम कह सकते हैं धनात्मक वेग कब कहेंगे, जब ये जो हमारा थीटा है ये 90 डिग्री से कम है। तो हम इस समय वेग हमारा बढ़ रहा है, तो ये कैसा है, धनात्मक वेग हो गया। तो हम कह सकते हैं नियत वेग है, लेकिन कैसा वेग है, धनात्मक वेग है। नियत वेग से गतिशील है मतलब वेग में परिवर्तन कितना है, शून्य है। नियत वेग से गतिशील मतलब वेग में परिवर्तन कितना है, शून्य है। तो वेग में जब कोई परिवर्तन नहीं है तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इस कंडीशन में त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। जब हम दूसरे ग्राफ की बात करें, इस प्रकार का ग्राफ स्थिति और समय के बीच में, तो हमने कहा कि यहाँ पर वेग कैसा है, नियत है, लेकिन नियत तो है लेकिन कैसा वेग है, ऋणात्मक वेग। जब स्थिति और समय के बीच में ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में ये वेग कैसा है, नियत है। तो अब इस कंडीशन में भी वेग में परिवर्तन 0 है, तो त्वरण कैसा है, त्वरण भी शून्य है। तो ये दो ग्राफ हैं जिनमें हम कह सकते हैं स्थिति और समय के बीच में कैसा है हमारा, स्थिति और समय के बीच में ग्राफ एक सीधी रेखा है तो नियत वेग है। नियत वेग होने के कारण वेग में परिवर्तन शून्य होगा, और जब वेग में परिवर्तन शून्य है तो हम कह सकते हैं कि इस समय त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। अब हम बात करते हैं कि त्वरण का मान शून्य है। अब बात करें हम असमान वेग से गति, असमान वेग से गति। असमान वेग से गति कैसे, ये स्थिति और समय के बीच में ग्राफ हो गया। अब हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचे तो देखिए वेग और समय के बीच में ग्राफ। अब ये वेग और समय के बीच, अब तक हमने स्थिति और समय के बीच में ग्राफ खींचा है, अब हम खींच रहे हैं वेग और समय के बीच में ग्राफ। ध्यान दीजिएगा। तो इस समय देखिए वेग कैसा है, एक समान रूप से समय के साथ में वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं जो ग्राफ है ये कैसा है, नियत वेग का ग्राफ है। नियत वेग है तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण क्या होगा हमारा, शून्य होगा। तो ग्राफ ए, ग्राफ बी और ग्राफ सी किसको डिनोट करते हैं, ये नियत वेग को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर त्वरण कैसा होगा, शून्य होगा। अब हम बात करते हैं एक समान त्वरित गति। तो एक समान त्वरित गति में हम ग्राफ खींचेंगे वेग और समय के बीच। हमने पढ़ा है यदि वेग में परिवर्तन समान हो, यानी वेग में परिवर्तन इस प्रकार का हो, समान वेग में परिवर्तन है, तो इस समय हम कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन समान है। तो इस टाइम त्वरण कैसा है, त्वरण समान होगा। त्वरण समान होगा यानी हम कह सकते हैं इसको एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। और यदि इस प्रकार का ग्राफ हो वेग और समय में, ध्यान रखना है अब हम ग्राफ खींच रहे हैं वेग और समय के बीच, तो इस प्रकार का ग्राफ हो तो ये भी हो जाएगा हमारा एक समान त्वरित गति।
एक समान त्वरित गति। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो ग्राफ डी है इसमें त्वरण कैसा है, इसमें त्वरण है धनात्मक, और यहाँ त्वरण कैसा है, यहाँ त्वरण है ऋणात्मक। यानी हम कहेंगे कि ग्राफ डी के अंदर तो वेग में वृद्धि हो रही है तो धनात्मक है, और यहाँ वेग में कमी हो रही है तो यहाँ वेग कैसा है, ऋणात्मक है। तो हम कहेंगे एक समान त्वरित गति, लेकिन वेग धनात्मक और वेग ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं असमान त्वरण गति। तो असमान त्वरित गति के लिए वेग और समय के बीच में ग्राफ किसी भी प्रकार का, जैसे ये मान लीजिए, तो ये हो गई वेग और समय के बीच में ग्राफ, तो ये दर्शाएगा हमारे को असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण, जिसको हम लिख सकते हैं परिवर्ती त्वरण। तो हम कह सकते हैं कि हमने स्थिति और समय के बीच में ग्राफ देखा और वेग और समय के बीच में ग्राफ देखा, जिसमें हमने एक समान वेग से गतिशील, असमान वेग से गतिशील, नियत वेग से गतिशील, एक समान त्वरित वेग से गतिशील और असमान या परिवर्ती त्वरित से गतिशील हमने ग्राफ देखे हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक समान त्वरण से गतिशील का कैसा ग्राफ होगा। और अब हम बात करें त्वरण और समय के ग्राफ की। ये तो हो गया हमारा त्वरण। अब बात करते हैं त्वरण और समय के ग्राफ की। सॉरी। त्वरण समय ग्राफ की बात करें तो हम कहेंगे ये त्वरण ए और ये। अब यहाँ पर अगर ग्राफ इस प्रकार का मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, ये ग्राफ है एक समान त्वरित गति का, एक समान त्वरित गति का। यदि त्वरण और समय के ग्राफ में इस प्रकार है तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ भी है इसमें त्वरण के मान में परिवर्तन हो रहा है। त्वरण के मान में परिवर्तन हो रहा है तो ये कैसा है, ये कह सकते हैं परिवर्ती त्वरण। और एक और ग्राफ लें जैसे हम, तो इसमें भी त्वरण में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ में, तो ये भी किसको दर्शाएगा, ये भी दर्शाएगा परिवर्ती त्वरण को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि त्वरण समय ग्राफ है या वेग समय ग्राफ है या स्थिति समय ग्राफ, तो ये ग्राफ अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें तो स्थिति समय ग्राफ में ये जो ग्राफ ए था ये नियत वेग को दर्शा रहा था, ग्राफ बी भी नियत वेग को दर्शा रहा था। यहाँ सी की बात करें, ग्राफ सी भी नियत वेग को दर्शा रहा है। ग्राफ डी एक समान त्वरित गति को, ग्राफ ई भी एक समान त्वरित गति को, ग्राफ एफ परिवर्ती त्वरण को दर्शा रहा है। फिर त्वरण समय ग्राफ की बात करें तो यहाँ ए एक समान त्वरित गति को, बी परिवर्ती त्वरण को और सी भी परिवर्ती त्वरण को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कि त्वरण और समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको दर्शाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं त्वरण और समय ग्राफ का क्षेत्रफल। त्वरण और समय, इस ग्राफ का क्षेत्रफल तो दर्शाता है वेग को, ठीक है, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है विस्थापन को।
ये ध्यान रखने वाली बात है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल ये क्या दर्शाएगा? अभी क्षेत्रफल कहाँ से लेते हैं? ये जो ग्राफ खींचा है, ये जो समय त्वरण आरेख है और समय अक्ष पर जो हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो उस समय अंतराल में जो वेग परिवर्तन होगा वो, और वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो दर्शाएगा विस्थापन को। तो ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वेग क्या है, वेग के प्रकार, त्वरण क्या है और त्वरण के प्रकार। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखना है कि वेग समय ग्राफ में क्या क्या स्थितियाँ होंगी, त्वरण समय ग्राफ में क्या क्या स्थितियाँ होंगी। हमें ग्राफ देकर ही पूछ सकता है कि बताइए कि इसमें एक समान वेग है या एक समान त्वरण है, परिवर्ती त्वरण है या परिवर्ती वेग है। तो हमें ग्राफ देखकर ये स्थितियाँ को समझना है। अब यदि त्वरण के लिए अगर स्थिति समय ग्राफ दिया जाए तो क्या होगा? तो ये देखिए, यदि स्थिति समय ग्राफ दिया जाए, स्थिति और समय या विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दिया जाए, तो यदि इस प्रकार का ग्राफ हो तो इस कंडीशन में त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। यानी यदि स्थिति और समय के बीच में एक सीधी रेखा का ग्राफ होगा तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन ग्राफ यदि वक्री है तो ये हो जाएगा धनात्मक a, और यदि ग्राफ इस प्रकार है तो ये हो जाएगा ऋणात्मक a। तो इस प्रकार हम कुछ ग्राफों की सहायता से वेग, त्वरण और वेग त्वरण को दर्शा सकते हैं। तो वेग समय ग्राफ है या त्वरण समय ग्राफ है, उसके आधार पर हम इन बात को देखेंगे कि त्वरण हमारा धनात्मक है, समान है, ऋणात्मक है या परिवर्ती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सब लोग या इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं, न्यूमेरिकल हैं, इन सबको सॉल्व करें, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में आकर